हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल के थ्रू आपको ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स एवं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रक्त, जिसे हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं और इसे हम रुधिर नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हमारा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक क्या होता है दोस्तों? वे ऊतक जो सभी ऊतकों एवं शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करती हैं, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। दोस्तों, मानव में कुल 5 से 6 लीटर रक्त होता है एवं रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात हमारा रक्त एक क्षारीय होता है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि रक्त क्या होता है। ऑप्शन में दिया रहेगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो दोस्तों, आपको क्या लेना है? क्षारीय लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है एवं महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। दोस्तों, अब रक्त के संगठन को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, रक्त में 55% भाग प्लाज्मा एवं 45% भाग रक्त कणिकाएं होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं। तो दोस्तों, अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा दोस्तों, इसमें 90% भाग पानी होता है एवं अन्य पदार्थ 10% होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अन्य 10% पदार्थ क्या क्या होते हैं। ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अन्य 10% पदार्थ होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में होते हैं और बाकी 90% भाग पानी होता है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा के कार्य। दोस्तों, प्लाज्मा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं। दोस्तों, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का हमारे शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, आपको आंसर लेना है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है वह रक्त का थक्का जानने में मदद करता है। दोस्तों, प्लाज्मा हमारे ताप को नियंत्रित भी रखता है एवं हमारे घाव भरने का कार्य भी प्लाज्मा के द्वारा होता है। दोस्तों, हमें प्लाज्मा में सिर्फ इतना ही पढ़ना था। अब हम पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं की ओर। दोस्तों, रक्त कणिकाएं, इसमें हमें आरबीसी को सबसे पहले पढ़ेंगे। दोस्तों, आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स एवं इसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएँ भी कहते हैं। दोस्तों, यह रक्त कणिकाओं का लगभग 90% भाग होता है, अर्थात दोस्तों आरबीसी हमारे रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है एवं इसका निर्माण अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, उसमें होता है। एवं दोस्तों, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। दोस्तों, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है एवं प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों, प्लीहा को एक और नाम से जानता है, इसे हम ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इसे हम नोट में देखेंगे। दोस्तों, नोट में पहला पॉइंट है प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। दोस्तों, सामान्य अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, अस्थि मज्जा में। और भ्रूण अवस्था में दोस्तों आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पॉइंट। आगे आरबीसी के और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम आगे देखेंगे। दोस्तों, स्तनधारियों में लाल रक्तकण उभयावतल होता है एवं इसमें केंद्रक नहीं होता। अपवाद में दोस्तों ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया गया है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का काम हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन कौन करते हैं? आरबीसी करता है। दोस्तों, सोते वक्त हमारे आरबीसी में 5% कम हो जाता है एवं लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और उसमें जो हीम नामक रंजक होता है, उसके कारण हमारा रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन होता है। दोस्तों, आपको पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो दोस्तों, हीमेटिन पाया जाता है। ठीक है
दोस्तों अब पढ़ते हैं हम आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों एनीमिया एवं पीलिया 2 बीमारी हैं जो आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है दोस्तों, एक नोट वाली पॉइंट है कि थैलेसीमिया रोग में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सा रोग है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती, तो आपको आंसर क्या लेना है दोस्तों, थैलेसीमिया रोग। ठीक है दोस्तों, हम WBC पढ़ेंगे जिसे हम वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। दोस्तों ल्यूकोसाइट्स इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। दोस्तों WBC रक्त में सबसे कम मात्रा में होती है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, अभी हमने पढ़ा RBC। दोस्तों यह रक्त में सबसे कम मात्रा में होती है परंतु इसका आकार में सबसे बड़ी होती है। दोस्तों हालांकि मात्रा में कम होती है लेकिन इसका आकार सबसे बड़ा होता है और दोस्तों इसका आकार एवं रचना अमीबा के समान होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो दोस्तों RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता और WBC में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है और दोस्तों RBC का कितना होता है, 20 से 120 दिन। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों RBC का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। दोस्तों WBC का मुख्य कार्य होता है इम्यून सिस्टम को प्रतिरोध क्षमता जो हमारी होती है उन्हें बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, रोगाणुओं से रक्षा करना व घाव से भरने का कार्य भी WBC के द्वारा ही होता है। दोस्तों WBC हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है एवं हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। ठीक दोस्तों, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे WBC के टाइप्स। दोस्तों 2 तरह के WBC होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स एक मोनोसाइट्स। दोस्तों लिम्फोसाइट ये रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं हमें, और मोनोसाइट्स दोस्तों यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन हो, मोनोसाइट्स। ठीक है, और दोस्तों मोनोसाइट्स का कार्य क्या होता है, ये कोशिकाएं घाव भरने में काम आती हैं। तो दोस्तों लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, जो बीमारियों से बचाती हैं, और मोनोसाइट्स क्या करती है, जो घाव भरने का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों WBC की कमी से होने वाले रोग। दोस्तों एड्स एवं ब्लड कैंसर WBC की कमी से होने वाले रोग हैं। दोस्तों नोट कीजिएगा कि विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। दोस्तों आपको पूछा जाएगा WBC को बढ़ाने में कौन सा विटामिन कारगर होता है, तो विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, WBC में मात्रा में कमी या बढ़ोतरी होने पे हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। दोस्तों ल्यूकोपीनिया एवं ल्यूकेमिया। दोस्तों अगर WBC की कमी हो तो उसे ल्यूकोपीनिया एवं अगर WBC की बढ़ोतरी हो तो ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे रक्त बिंबाणु, जिसे हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स, और इसे हम वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। दोस्तों इसे हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। दोस्तों रक्त बिंबाणु मनुष्य के में एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं होता। दोस्तों हमने RBC में पढ़ा था कि केंद्रक नहीं होता, और दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स में भी RBC में भी और केंद्रक नहीं होता दोस्तों, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर में होती है एवं इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। दोस्तों इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और RBC की तरह भी इसकी मृत्यु प्लीहा में ही होती है। दोस्तों शरीर की कट लग जाने पर रक्त के बहाव को भी रक्त बिंबाणु के द्वारा रोका जाता है। दोस्तों चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। दोस्तों जो चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां हैं उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम से कमी आने लगती है। दोस्तों आपका एग्जाम पूछा जाएगा तो आप इसे ले लीजिएगा। ठीक है, डेंगू एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों नोट कीजिए कि मानव शरीर में जो खून होता है वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव शरीर में जो खून है वो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो दोस्तों क्या लेना है, हेपेरिन। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, धमनी एवं शिरा। तो दोस्तों उनके कार्य देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम धमनी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यह ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाता है लंग्स टू हार्ट। दोस्तों इसमें एक अपवाद होता है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है ऑर्गन टू लंग्स। दोस्तों
धमनी के कार्य क्या होते हैं? ऑक्सीजन युक्त खून ले जाती हैं कहाँ? लंग, हमारे फेफड़ों से हमारे हृदय तक। इसमें जो अपवाद होता है पल्मोनरी धमनी, ये अशुद्ध रक्त ले जाती है हमारे शरीर के अंगों से हमारे फेफड़ों तक। दोस्तों अब हम शिराएँ पढ़ेंगे। शिराएँ अशुद्ध खून ले जाती हैं हमारे शरीर के अंगों से हमारे फेफड़ों तक। दोस्तों इसमें भी एक अपवाद होता है पल्मोनरी शिराएँ, यह शुद्ध रक्त ले जाती है हमारे फेफड़ों से हमारे हृदय तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मनुष्य के रक्त में वर्ग। दोस्तों हम सभी मनुष्यों के रक्तों में एक वर्ग पाया जाता है। कोई ब्लड ग्रुप ए का होता है, कोई ब्लड ग्रुप बी का होता है, कोई ब्लड ग्रुप ए बी का होता है और कोई ओ का होता है। दोस्तों ये क्यों होता है, किसका रीज़न क्या है, वो हम पढ़ेंगे आगे। दोस्तों मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। दोस्तों याद रखिएगा कि मनुष्य के रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण आरबीसी में पाए जाने वाली ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे हम एंटीजन कहते हैं। दोस्तों एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। दोस्तों एंटीजन की उपस्थिति के कारण आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार के एंटीजन वर्ग होते हैं। इसे हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ हमें पता चलेगा दोस्तों कि किसी ब्लड ग्रुप ए वाले में कौन सा एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप वाले बी में क्या होता है। ठीक है दोस्तों जिसमें एंटीजन ए होता है उसे ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, जिसमें एंटीजन बी होता है उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं, और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं उसे ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं, और जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ये ब्लड ग्रुप ए बी ओ बी ओ ये कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटीन रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। तो दोस्तों प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? एंटीजन। ठीक है दोस्तों, एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। दोस्तों नोट वाली पॉइंट है कि दोस्तों एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि रक्त नष्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दोस्तों रक्त समूह ओ को सर्वदाता तथा रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता कहते हैं। दोस्तों जो रक्त समूह ए वाले होते हैं उन्हें सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हर एक ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। लेकिन दोस्तों रक्त समूह ए बी के जो होते हैं वो सबसे ब्लड ले सकते हैं, परंतु देंगे किसको? सिर्फ ए बी वालों को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आरएच तत्व, दोस्तों हम प्राय देखते हैं कि किन्हीं का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव होता है, उसे हम यहाँ पढ़ेंगे। दोस्तों जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच तत्व पाया जाता है उसे आरएच पॉजिटिव, तथा जिनमें आरएच तत्व नहीं पाया जाता उसे आरएच निगेटिव होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये। दोस्तों रक्त आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आरएच फैक्टर की जाँच की जाती है। दोस्तों आरएच पॉजिटिव एवं आरएच पॉजिटिव को रक्त तथा आरएच निगेटिव को आरएच निगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। दोस्तों हम प्राय देखते हैं कि ए बी पॉजिटिव वालों को ए बी पॉजिटिव का ही ब्लड दिया जाता है एवं ए बी निगेटिव वालों को ए बी निगेटिव का ही ब्लड दिया जाता है। ठीक है, यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव तथा माता का रक्त आरएच निगेटिव हो तो जन्म लेने वाला शिशु की जन्म से पहले ही गर्भाशय या जन्म के बाद तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव तथा माता का रक्त आरएच निगेटिव होने पे क्या होता है? जन्म लेने वाला शिशु के जन्म से पहले ही गर्भाशय या फिर तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसा कब होता है दोस्तों? जब ऐसा प्रथम संतान के बाद दूसरे संतान में ही होता है। ठीक है दोस्तों, पहले संतान में ऐसी कोई नहीं होती, दूसरे संतान में ही ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारा आज का थ्योरी सेशन समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आइए दोस्तों देखते हैं कि हम कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस का सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तो दोस्तों बताइए कौन सा उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों 7.4।
दोस्तों पुरुषों की तुलना में महिलाओं के में कितना रक्त होता है? दोस्तों मैंने बताया था पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है। दोस्तों प्लाज्मा में जब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो शेष क्या बचता है? दोस्तों शेष बचे प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों मैंने बताया था कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करते हैं? आरबीसी करते हैं। दोस्तों मैंने बताया था भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मैंने बताया था कि सामान्य अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों अस्थि मज्जा में, और भ्रूण अवस्था में यकृत और प्लीहा में। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा यकृत। दोस्तों 7वां, कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो दोस्तों मैंने बताया कि ए बी पॉजिटिव वो सभी से ही अपना ब्लड ले सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा आंसर? ए बी होगा। दोस्तों आरबीसी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? दोस्तों जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है, एनीमिया, जिसे हम हिंदी में अरक्तता भी कहते हैं। दोस्तों 9वां पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? दोस्तों मैंने पढ़ाया था कि अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो तो ल्यूकोपीनिया, और अगर बढ़ोतरी हो तो ल्यूकेमिया कहते हैं। दोस्तों प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। दोस्तों प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इन तीनों का ही निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।